हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉलम स्टार्ट किया था जिसमें हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी। और आज हम पढ़ेंगे अपना एक्सियली लोडेड कॉलम। इसके बारे में जो कुछ बेसिक आएंगे वो हम देखेंगे और इसमें हम IS कोडल जो भी प्रोविजन है वो देखेंगे। उसके बाद इसका डिजाइन स्टेप देखेंगे। ठीक, चलो तो देखते हैं। आज हम अपना आगे बढ़ेंगे। क्या एक्सियली लोडेड कॉलम, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ लिया था कि एक्सियली लोडेड कॉलम क्या होता है, कब होता है, जब हमारा इसेंट्रिसिटी क्या होता है, लेस देन 5% ऑफ LLD होता है, तब उसे हम एक्सियली लोडेड कॉलम कहते हैं। ठीक, चलो। और इसके बारे में एक बात और ध्यान रखिए कि इस एक्सियली लोडेड कॉलम में कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं अकर करता। ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग में लिख लीजिए नो बेंडिंग, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग मोमेंट विल बी अकर। ये आप जब भी डिजाइन करेंगे तब भी ध्यान रखिए, नो बेंडिंग मोमेंट विल बी अकर। ठीक, ये आपका एक कंडीशन हो गया। और इसमें दूसरा रहता है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होना चाहिए, लेस देन 5% ऑफ LLD होता है। ठीक, तो ये भी हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी। अब ये जो होता है लेस देन 5% ऑफ LLD होता है। ठीक, पूरी कंडीशन लिख ले कि लोड जो पास होता है, ऐसे लिखेंगे क्या कि लोड इज पासिंग, लोड इज पासिंग थ्रू, लोड इज पासिंग थ्रू लेस देन, ओ सॉरी, मिनिमम, लोड इज पासिंग थ्रू मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितना, लेस देन 5% ऑफ LLD। ठीक, ये कंडीशन आपका होता है किसमें, एक्सियली लोडेड कॉलम में। चलो, अब देखो आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालना भी पड़ेगा। ठीक, मतलब आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये कंडीशन मतलब देखना पड़ेगा। अब कैसे चेक करेंगे, इसके लिए देखो फॉर्मूला होता है ई मिनिमम का। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए ई मिनिमम, ई मिनिमम। आप कैसे निकालेंगे ये भी देख लो। इसका फॉर्मूला IS कोडल प्रोविजन में ही लिखना था, यहाँ ही लिख ले। क्या होता है, L अनसपोर्टेड, L अनसपोर्टेड, ये L मतलब नीचे आई सफिक्स में अनसपोर्टेड है, L अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाई 500 प्लस में LLD बाई 20, LLD बाई 20। और यहाँ देखा जाता है 20 mm। इन दोनों में से जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम आती है वही आपकी हो जाती है वैल्यू ऑफ ई मिनिमम। ठीक, चलो, तो यहां से आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, ई मिनिमम की वैल्यू। ठीक, अब देखो L अनसपोर्टेड मतलब अनसपोर्टेड लेंथ। जैसे कि ये आपने कोई कंडीशन बनाते थे हम, जैसे पहला ही कंडीशन बना दे, हेल्ड इन पोजीशन, सॉरी उल्टा बन गया, जैसे देखो यहां बना दो, जैसे पहला केस हमने यही बनाया था। ठीक, अब यहाँ पर अनसपोर्टेड लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कोई सपोर्ट ना हो, तो ये वाली लेंथ कितनी थी, L ही थी। तो ये वाला ऐसे आपको देखना पड़ेगा, अनसपोर्टेड लेंथ मतलब इफेक्टिव लेंथ ही आपको देखा जाता है यहाँ। ठीक, क्वेश्चन में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलो, अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान की कि यहाँ पर हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्यों प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर मिनिमम इसेंट्रिसिटी आ जा रहा है। तो ये भी लिख लीजिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है कि रीजन बताओ, रीजन ऑफ मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ये क्यों आ रहा है, रीजन ऑफ मिनिमम इसेंट्रिसिटी। अब इसके देखो बहुत से कारण हो सकते हैं, क्या क्या, जैसे आपने जब भी कोई काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, आपने उसमें कोई एरर कर दिया, ठीक, जैसे मिक्सिंग ग्रेड या कुछ भी आपने गलत कर दिया तो उसके कारण आ सकती है। ठीक, या तो कोई एक्सीडेंटल लोडिंग आ जाए तब आ सकता है, ऐसे कोई मतलब सिलेंडर का इफेक्ट सही से ना रहे तब हो सकता है। ठीक, और उस पर या तो लाइव लोड का जो प्लेसमेंट है जो उस पर आ रहा है वो सही से ना हो, ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। आप खुद से भी बहुत से सोच सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे पहला क्या लिखेंगे कि एरर इन, एरर इन, एरर इन कंस्ट्रक्शन
आपने कंस्ट्रक्शन किया तब वहीं गलती कर दी तो उसके कारण आ सकता है, ठीक। सेकंड आप लिख लेंगे कोई एक्सीडेंटल लोडिंग आ जाए, मतलब अचानक से कोई लोड आ जाए तब आ सकता है एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल लोडिंग, ठीक। आप ऐसे थर्ड का कारण दे सकते हैं कि उसका जो लाइव लोड प्लेसमेंट इज नॉट कंसीडर्ड, ठीक। आप इसी के साथ लिख सकते हैं लेटरल लोड को भी, कि लेटरल लोड नहीं कंसीडर किया आपने, लेटरल लोड मतलब बगल से, लेटरल लोड इज नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड, ठीक। और आप एक और लिख सकते हैं कि जो उसमें सिलेंडरनेस का इफेक्ट होता है वो भी आप अगर नहीं कंसीडर करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक। तो सिलेंडरनेस इफेक्ट इज नॉट कंसीडर्ड ड्यूरिंग डिजाइनिंग, ठीक, ड्यूरिंग डिजाइनिंग। तो ये सब कारण होते हैं आपकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी आने का, ठीक। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट बहुत है, ठीक। ऐसे आप देख सकते हैं कि क्यों आपने मतलब क्या रीजन हुआ कि आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ा, ठीक। चलो चलो तो अब बढ़ते हैं आईएस कोडल प्रोविजन पे। वहां सब सारे कंडीशन दिए हैं। अब इसमें आईएस कोडल प्रोविजन में हम सब क्या सीखेंगे कि इस पे लोड कितना आना चाहिए, कितना रेनफोर्समेंट देना है, कितना लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट देना है, कितना ट्रांसफर रेनफोर्समेंट देना है, ये सब हम आईएस कोडल प्रोविजन से सीख लेते हैं, ठीक। तो हेडिंग के लिए आईएस कोडल प्रोविजन, ठीक। तो पहला हेडिंग डालेंगे इसके अंतर्गत कि जो आपने कॉलम बना रहे हैं एक्सियली लोडेड कॉलम, तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पहला डालेंगे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक। तो हम आईएस कोडल प्रोविजन से ये निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है PU बराबर 0.4 एफ सी के इंटू AC प्लस में 0.67 FY इंटू AS, ठीक। अब इसमें क्या क्या टर्म कौन सा है सब बताएंगे। इसका प्रूफ भी होता है लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो आता नहीं आपके एग्जाम में, तो इसको स्किप करके चल रहा हूँ, ठीक। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले में देखिए क्या क्या बात है, यहाँ लिख लेंगे थोड़ा सा टर्म कि ये कहाँ से आया। लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू, अब इसमें देखिए ये आपको भाग दिख रहा हो किसका, आप देख रहे होंगे तो ये कंक्रीट का, इसमें ये वाला पोर्शन आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट और एरिया ऑफ कंक्रीट ये है, और ऐसे ही ग्रेड ऑफ स्टील और मतलब एरिया ऑफ स्टील, मतलब अब में इसमें हम स्टील प्लस कंक्रीट के स्ट्रेंथ को जोड़ रहे हैं, स्टील प्लस कंक्रीट के स्ट्रेंथ को जोड़ के बनाते हैं, ठीक। वहीं से फॉर्मूला निकलता है। पहले इतना जोड़ते हैं, फिर डिजाइन स्ट्रेंथ लगाते हैं, फिर 10% इसमें लोड को रिड्यूस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी एक्सियल लोड होता है उसमें 10% रिड्यूस किया जाता है, ठीक। तो वो सब आपका जब मतलब हम प्रूफ पढ़ते हैं तब आता है। अब ये डायरेक्ट याद रखिएगा कि PU बराबर 0.4 FCK इंटू AC प्लस में 0.67 FY AS, ठीक। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकलती है, ठीक। चलो अब इसमें एक एक टर्म देखते हैं क्या है। FCK FY सबको मालूम है, एक बार लिख दे FCK एंड FY, ये सबको मालूम है। एक टर्म था AS, एक टर्म था AC, ठीक। तो FCK आपका होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ऐसे FY था ग्रेड ऑफ स्टील एंड AS होता है एरिया ऑफ स्टील, ठीक। और AC होता है एरिया ऑफ कंक्रीट। अब यहाँ एक टर्म और ध्यान रखिए, ए ब्रैकेट में मतलब सफिक्स में G, AG क्या होता है? ग्रॉस एरिया, ठीक।
अब ग्रॉस एरिया क्या लाए यहाँ नया टर्म, ग्रॉस एरिया, ये आपका बहुत काम क्या आएगा आगे। देखो ग्रॉस एरिया क्या होता है, जैसे हम कोई भी सेक्शन लिए, जैसे मान लो हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का कॉलम, ठीक, ऐसे रेक्टेंगुलर का, तो इसमें ये इसकी विड्थ हो जाती है, ये इसकी टोटल ये वाला डेप्थ डी हो जाता है, ठीक। तो इसका ग्रॉस एरिया अगर आप निकालेंगे, ग्रॉस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू कैपिटल डी, ये ऐसे निकलता है, ठीक। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ग्रॉस एरिया एजी बराबर आपका होता है एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील, दोनों का समेसन, ठीक। ये दोनों का समेसन, ये ग्रॉस मतलब पूरा आपका निकल जा रहा है, ठीक। तो ऐसे आप निकाल सकते ग्रॉस एरिया। जैसे आप एक एग्जांपल और दे, आपका ऐसे मान लो सर्कुलर आ जाए, सर्कुलर, ठीक। तो यहाँ पर डाया रहता है, मान लो ये डाया डीजी मतलब ग्रॉस डाया है, तो इसके लिए एरिया कैसे निकालोगे, इसके लिए होता है पाई/4 इंटू डीजी का स्क्वायर, ठीक। जैसे आप एरिया नॉर्मल निकालते हैं वही प्रकार से, तो उसी बोलते हैं ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील, दोनों के बराबर होता है, ठीक। चलो समझ में आया ना। तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, ग्रॉस एरिया। चलो तो यहां से हमने लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल ली। दूसरा ई मिनिमम का आता है, जो हमने अभी पढ़ भी लिया, ई मिनिमम, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का अभी पढ़ा, एक बार और लिख दे क्या, यहाँ आईएस कोडर में लिख लो, एल अनसपोर्टेड डिवाइडेड बाई 500 प्लस में LLD बाई 20, या तो आपका 20 mm, इन दोनों से जो वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम, वही आपकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी ली जाती है, ठीक। चलो ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। अब आगे लिखेंगे नंबर 3। अब हेडिंग डालिए अगला कि मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम। जैसे हम पीछे भी बीम में देख रहे थे कि मिनिमम कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, वैसे हम यहाँ भी देखेंगे मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना देना है, ठीक। तो देखो दो केस देख रहे थे, एक पेडेस्ट्रल में देख ले, एक कॉलम, दोनों दिया है तो देख लो। अगर आपका पेडेस्ट्रल आ जाए तो कितना देना है, आपका कॉलम रहे तब कितना देना है, ठीक। तो देखो अगर आपका कॉलम है तो ए मिनिमम की वैल्यू ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेस देन डज नॉट ग्रेटर देन 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक। ऐसे आपका पेडेस्टल के केस में ये 15% रहता है, ए मिनिमम इट डज नॉट ग्रेटर देन कितना 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो ये आपका पेडेस्टल के केस में हो गया, ये कॉलम के केस में। अब ये समझ में आ रहा ना, ए मिनिमम कितना 8% क्रॉस सेक्शन एरिया से ज़्यादा नहीं। जैसे मैं अगर एक सर्कुलर कॉलम का लूँ, ये इसका बी होता है, ये सॉरी सर्कुलर बोल रहा हूँ, ये रेक्टेंगुलर मान लो, तो ये BD होता है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है 0.8% मतलब 100 डिवाइडेड क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब B इंटू डी, ठीक। ये हम पीछे भी देखें, तो इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा। ये तो मिनिमम हो गया। ऐसे आप मैक्सिमम का भी देख लीजिए कि मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन कॉलम। इसमें दो केसेस बनते हैं, एक विदाउट लैपिंग, एक लैपिंग के साथ, ठीक। तो एक केस लिखेंगे, जैसे कॉलम में बनता है हमारा तो उसमें लैपिंग प्रोवाइड, लैपिंग क्या होता है सब लोग जानते हैं ना, लैपिंग ऐसे एक दूसरे पे स्टील को ज्वाइन करना लैपिंग कहलाता है। इसके बहुत सारे मतलब प्रकार होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टील में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। चलो तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन कॉलम, ठीक। तो इसके दो केस होते हैं, एक लैपिंग के साथ, एक विदाउट लैपिंग के। तो लिखिए फॉर कॉलम पहला देख लें, विदाउट लैपिंग बिना किसी लैपिंग में, तब उसके लिए ए मैक्सिमम की वैल्यू कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 6% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, 6% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसे अगर लैपिंग प्रोवाइड की गई तो वो 4% हो जाता है। फॉर कॉलम विद लैपिंग तो उसके लिए ए मैक्स की वैल्यू डज नॉट ग्रेटर देन कितना 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आया ना। चलो
ये हमारा हो गया मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का केस। ठीक, लैपिंग क्या होता है सबको समझ में आता है। यहाँ फिगर बना दो एक बार। देखो जैसे ये आपका एक रेनफोर्समेंट हुआ, उसके ऊपर हम दूसरे रेनफोर्समेंट को ऐसे बांधते हैं। ठीक, तो ये आपका लैपिंग कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक जो हमने ये ऐसे बांधते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं लैपिंग। आप इसको स्टील में बहुत से प्रकार पढ़ेंगे, जैसे बट जॉइंट, लैप जॉइंट, ये आपका बेसिकली लैप जॉइंट है। ठीक, तो ऐसे पढ़ेंगे, ये आगे जब स्टील पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में तब समझ में आएगा। ठीक, चलो, तो यहाँ बेसिक समझ लिया कि कॉलम में कितना मैक्सिमम रेनफोर्समेंट देना है। अब कॉलम में दो प्रकार का रेनफोर्समेंट हमने पढ़ा था। जैसे ये आपका कोई कॉलम है तो इसमें मैंने आपको फिगर दिखाया था एक, तो एक बार फिर से फिगर दिखाओ। देखो जैसे ये कॉलम है, अब इसमें जो ये येलो कलर का है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो इसके लिए अलग है, और ये ट्रांसफर रेनफोर्समेंट, इन दोनों का भी निकालना पड़ता है। ठीक, तो एक बार अब अगला डालिए हेडिंग लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ठीक, चलो, तो इसके लिए देखो कुछ कंडीशन है, ये देखेंगे कि मिनिमम डाया ऑफ बार मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, 12 mm। ठीक, तो पहले लिख लिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट केस में ए पॉइंट कि मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट बी लेस देन, कितना मैंने बोला, मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। ठीक, 12 mm से ये कम नहीं होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, चलो, अब ये केस आता है कि आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना बार प्रोवाइड करेंगे, ये भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक, चलो, तो भी लिख लो कि दिख रहा है ना सबको, चलो दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे। चलो, लिखेंगे कि मतलब कितना नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से। जैसे आपका रेक्टेंगुलर बार रहेगा तब कितना मिनिमम नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे, वो भी लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे आपका सर्कुलर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डालिए मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक, अब इसमें बना लीजिए, हम बेसिकली दो ही प्रकार का पढ़ेंगे आगे। पहला हमारा हो गया रेक्टेंगुलर और दूसरा हम सर्कुलर। ठीक, ये हमारे केस हो गए। अब देखो रेक्टेंगुलर के केस में आपको मिनिमम से मिनिमम 4 बार प्रोवाइड करना है, और ऐसे सर्कुलर के केस में ये 6 बार प्रोवाइड करना है मिनिमम से मिनिमम। ये आपके देखो ऐसे एमसीक्यू एग्जाम में काफी बार पूछ लेते हैं कि रेक्टेंगुलर के केस में मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने, 4। मतलब जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर कॉलम बना है तो मिनिमम से कम आपको 4 बार प्रोवाइड ही करने पड़ेंगे। ऐसे आपका सर्कुलर है तो कम से कम आपको 6 बार प्रोवाइड करना है। ज्यादा आप प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन 4 से कम, या सर्कुलर केस में 6 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो, ऐसे आप जब ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनके बीच में देखो, इनके बीच में ये डिस्टेंस, ये आपको डिस्टेंस दिख रही होगी, ये सर ये जो प्रोवाइड कर यहाँ इसको बोलते हैं हम कवर। पीछे भी देखा क्या बोलते हैं, कवर। तो ये कवर कितना देना है ये लिखो, क्या हेडिंग डालेंगे, मिनिमम नॉमिनल कवर। अब ये कितना देना है, तो इसका 2 कंडीशन होता है, या तो 40 mm, या तो आपका जो डाया ऑफ बार है, डाया ऑफ, अब ये लॉन्गिट्यूडनल को क्या बोलेंगे, डाया ऑफ मेन बार, तो 40 mm या डाया ऑफ मेन बार, जो इन दोनों में से मैक्सिमम आएगा वही हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक, जो इन दोनों में से मैक्सिमम रहेगा वही आपका मिनिमम नॉमिनल कवर रहेगा। ठीक, चलो, अब यहाँ एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ इसी की रिकॉर्डिंग है, यहाँ नोट लिखेंगे कि अगर आपका जो होता है कॉलम की साइज जो है 200 मीटर से ज्यादा हो गई तो वहां पर आपको जो ये कवर प्रोवाइड करते हैं ना, ये 40 mm से रिड्यूस करके 25 mm तक प्रोवाइड करते हैं, और डाया आपका जो होता है वो 12 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये लिख लेंगे कि इफ साइज ऑफ कॉलम, हाँ चलो,
तो यहाँ देखो नोट पॉइंट क्या बोला कि अगर हमारा जो साइज है कॉलम की वो 200 मीटर से ज़्यादा हो जाए, इफ द साइज ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 मीटर, तब आपको क्या करना है, देन मिनिमम नॉमिनल कवर reduced from 40 mm टू 25 mm। समझ में आया ना कि अगर आपका कॉलम का साइज 200 मीटर से ज़्यादा हो जा रही है या बराबर हो जा रही है, तब नॉमिनल कवर की साइज को आपको 40 mm से रिड्यूस करके 25 mm तक ले जाना है, ठीक। और आपका जो डाया ऑफ बार कैन नॉट बी एक्सीड कितना 12 mm, ठीक। आपका जो डाया ऑफ बार है वो 200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये एक नोट पॉइंट था। चलो तो अगला पॉइंट अब लिखेंगे। अगला हमारा कौन सा था, इसके बाद हमारा कोई पॉइंट नहीं डाला, ऐसे लिख लीजिए पॉइंट यहाँ कि हमारा जो मैक्सिमम, अब हमने सब चीज़ें प्रोवाइड कर ली। अब एक चीज़ बच रहा था स्पेसिंग मतलब जैसे आपका ये आपने रेक्टेंगुलर कॉलम बनाया, तो इसके बीच में ये जो स्पेसिंग बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक रेनफोर्समेंट बार, अब इसके बीच की स्पेसिंग जो होती है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये भी लिख लेंगे कि मैक्सिमम स्पेसिंग कैन नेवर एक्सीड 300 mm, ठीक। अभी सबके लिए लागू है, जैसे आपका ये सर्कुलर कॉलम आप बना रहे हैं, सर्कुलर कॉलम, ठीक। अब इसमें आपने ये क्या मेन रेनफोर्समेंट जिसे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, ठीक। तो इसके केस में भी चाहे जो रहे, यहाँ पर ये जो स्पेसिंग है ये 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो एस बी इज डज नॉट ग्रेटर देन कितना 300 mm। समझ में आया ना, यहाँ पर स्पेसिंग की वैल्यू 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो अब अगला केस लिखेंगे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक। अब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट किसे बोल रहे हैं, वही जो लेटरल टाइज जैसे फिगर में दिखाऊं। अब हमने लॉन्गिट्यूडनल देख लिया, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट देखो ये अब हमने प्रोवाइड कर दिया, ये वाला इसका कंडीशन देख लिया। अब ये जो आप जिसे हम टाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। इस सब को देखेंगे, ये जो ये कलर वाला दिख रहा है, ठीक। तो इस कलर वाले को आप प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए भी सब कंडीशन है, ठीक। तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, अब ए हेडिंग डालिए अगर आपका लेटरल टाई है। लेटरल टाई किन में प्रोवाइड करते हैं, या तो आपका सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर, और एक आपका हेलिकल के लिए अभी अलग आएगा, ठीक। तो यहाँ अगर आपका लेटर लिख दिया, देखो लेटरल, यहाँ लेटरल टाई। अब इसके केस में लेटरल टाई में देख रहे हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखिए। तो लेटरल टाई में आपका जो डाया ऑफ लेटरल टाई, इसके लिए देखो क्या होता है, आपका 5 मेन बाई 4 या 6 mm, इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी उससे हम लेंगे, विच एवर इज मैक्सिमम। जो आपका मैक्सिमम आएगा इन दोनों में से वही हम लेंगे, क्या, डाया ऑफ लेटरल टाई, ठीक। अब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलो ये हमारा हो गया डाया ऑफ लेटरल टाई। अब लेटरल टाई का डाया हो गया, अब उनके बीच पे स्पेसिंग कितना प्रोवाइड करेंगे, जैसे देखो एक बार फिर से दिखा दूं, यहाँ पर फिगर लेके चलूँ, मैं बंद कर दे रहा हूँ। देखो अब इनके बीच में जैसे ये फिगर प्रोवाइड किया, अब इनके बीच में स्पेसिंग कितनी देनी है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए अगला लिखेगा स्पेसिंग इन लेटरल टाइज। अब इसके लिए क्या होता है, LLD या आपका 5 मेन, या 5 मेन में 60 से मल्टीप्लाई होता है, 16 इंटू 5 मेन, या आपका 300 mm। इनमें से जो वैल्यू मैक्सिमम आती है, सॉरी मैक्सिमम बोलो मिनिमम आती है, वो हम लेते हैं लेटरल टाई को, ठीक। विच एवर इज मिनिमम, ठीक।
ये हम सब आईएस कोडल प्रोविजन में चल रहे हैं। ठीक, चलो तो स्पेसिंग इन लेटरल टाइज में हमने देख लिया एलएलडी या तो 16 टाइम ऑफ 5 mm या 300 mm, जो उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वो हम लेंगे क्या, लेटरल टाई को। ठीक, चलो अब सेकंड बी केस डालिए। अगर आपका हेलिकल टाई रहे, बी हमारा डाल लें हेलिकल टाई। ठीक, हेलिकल टाइज। अब हेलिकल टाइज क्या होता है समझ में आया ना, जैसे आपका इस तरह स्प्रिंग की तरह जो प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे, जैसे आपका देखो ये प्रोवाइड किया गया है इसमें, इसी को बोलेंगे हेलिकल टाइज। ठीक, चलो तो हेलिकल टाई के केस में देखो इसमें पिच देखा जाता है। अब पिच क्या होता है, जैसे मानो यही रेनफोर्समेंट ऐसे ही सेम प्रोवाइड किया जाता है हेलिकल टाई में, जैसे ऐसे ऐसे घूम के है ना, तो यहाँ से यहाँ से एक रेनफोर्समेंट से यहाँ से बीच में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को एकदम सेंटर से, इसका जैसे मान लो ये बार है, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। जैसे यहाँ मैंने बनाया ना, तो इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को पिच बोला जाता है। ठीक, अब ये क्यों बताया मैंने, इसमें देखो एक कंडीशन ली जाती है 3/5H, 25 mm इज ग्रेटर देन पिच और ग्रेटर देन DC बाई 6 या 75 mm। इन सब में पिच की वैल्यू इनके अंदर आनी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा और इससे कम होनी चाहिए। ठीक, ये हम केस देखते हैं हेलिकल टाई में। अभी यहाँ ये समझ में नहीं आया होगा आपको, यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या यहाँ बोला मैंने। हेलिकल टाई के केस में बस इतना ध्यान रखिए 3/5H, 25 mm और P ग्रेटर देन P और यहाँ पर ग्रेटर देन DC बाई 6, 75 mm। मतलब पिच की वैल्यू इससे ज्यादा और इससे कम होनी चाहिए, इसके अंडर मतलब रहनी चाहिए। ठीक, और यहाँ पर देखो यहाँ मैंने लिखा है एक 5H, ये H है। ठीक, 5H मतलब होता है डाया ऑफ हेलिकल टाई, मतलब जो ये आप प्रोवाइड करें इसका डाया ऑफ हेलिकल टाई। और यहाँ एक टर्म लिखा DC मतलब डाया ऑफ कवर। ठीक, इसे बोलते हैं डाया ऑफ कवर। अब यहाँ समझ में नहीं आया होगा, आगे हम जब डिजाइनिंग का स्टेप बताएंगे तो उसमें और ये क्लियर होगा आपको। ठीक, चलो तो यहाँ हमने प्रोवाइड कर दिया ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, जो कि हमारा होता है लेटरल टाई और हेलिकल टाई में के रूप में। ठीक, अब यहाँ आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका रीजन दीजिए, तो इसका रीजन भी लिख लेंगे, रीजन टू प्रोवाइड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक, तो इसका रीजन लिख लीजिए। तो इसके बहुत सारे रीजन, जैसे बकलिंग को अवॉइड करने के लिए, आपका जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करे उसको होल्ड करने के लिए। ठीक, सीयर, टॉर्जन, इन सभी को रजिस्ट करने के लिए, कोई अर्थक्वेक या विंड लोड आ रहा है तो इन सबको रजिस्ट करने के लिए। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे सब पॉइंट कि मेन रीजन, सबसे मेन रीजन है ये कि मेन रीजन अब क्या बकलिंग को मतलब रजिस्ट करने के लिए। ठीक, तो मेन रीजन इज टू अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा, सबसे मेन रीजन होता है हमारा बकलिंग को अवॉइड करने के लिए। जैसे आपका ये कॉलम होता है, जब ये आपका मुड़ जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं, हमने बताया था ना। तो उसको मतलब बचाने के लिए हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ये सबसे प्रमुख रीजन होता है। उसके बाद दूसरा कहते हैं कि जो आप ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये जो येलो कलर का, इनको होल्ड करने के लिए। ठीक, तो यही लिखेंगे टू होल्ड द longitudinal reinforcement in column। ठीक, और भी लिख सकते हैं टू रजिस्ट सीयर एंड टॉर्जन, इन सब के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं टू रजिस्ट विंड लोड एंड अर्थक्विक लोड को। ठीक, तो इन सभी को रजिस्ट करने के लिए आप ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। आप ऐसे और भी देख सकते हैं, आपके क्वांटम में भी लिखा होगा। ठीक, तो यहां से आपका जो बेसिक था कि हम
ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या आपका मेन मतलब यहाँ से आईएस कोडल प्रोविजन आपका खत्म होता है। ठीक, तो चलो अब कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज इतना ही रखता हूँ। कल हम स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग ऑफ, यहाँ हेडिंग डाल के लिख लीजिए, डिजाइनिंग ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम, एक्सियली लोडेड, ये भी लिख लीजिए कौन सा कॉलम पढ़ेंगे, एक्सियली लोडेड रेक्टेंगुलर कॉलम। ठीक, रेक्टेंगुलर कॉलम। अभी से रेक्टेंगुलर कॉलम में आपका ये पिच वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, पहले ये पढ़ेंगे फिर उसके बाद हेलिकल टाई का डिजाइनिंग पढ़ेंगे। ठीक, तो कल के इस लेक्चर में हम स्टार्टिंग करेंगे इसका स्टेप, डिजाइनिंग का स्टेप क्या होता है, और उसके बाद एक क्वेश्चन भी कल करेंगे। ठीक, आज मैं ये छोड़ रहा हूँ। तो आज सब लोग आईएएस कोडल प्रोविजन एक बार पढ़ेंगे और जो भी पीछे बताए वो ध्यान से देखेंगे। ठीक, चलो तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, और हम काफ़ी जल्दी ये कवर करने वाले हैं आपका सिलेबस। ठीक, चलो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।